आप सभी को नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रहा होगा और आप इस लाइफ का, इस ज़िंदगी का पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, आज फिर एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मैं आपके सामने आ गया हूं। ये हमारा 5वां वीडियो लेक्चर है। इसके पहले मैं 4 वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिया हूं जिसमें काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट मैं लाइट के बारे में बताया। ये वीडियो स्पेशली क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए है, जो कि मैं लाइट के बारे में बता रहा हूं। खैर लाइट तो क्लास 12th में भी है, लेकिन ये क्लास 10th के लिए है और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कंपार्टमेंट एग्जाम में आ रहा है। मैं बहुत विस्तृत या बहुत डीप तो नहीं बता रहा हूं, लेकिन हाँ, जहां तक मेरा कोशिश हो रहा है वहां तक मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करता जा रहा हूं। ठीक है, तो ठीक है, आज का हमारा कॉन्सेप्ट होगा रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में सारी कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, इसके पहले बहुत कुछ मैं पढ़ा चुका, ठीक है ना, और मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप वो लेक्चर्स देख लीजिए और देखने के बाद ही इस लेक्चर को देखिए। इसके पहले लाइट की कॉन्सेप्ट, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है, मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर क्या है, ठीक है ना, उसके बाद रिफ्लेक्शन क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, रे डायग्राम, मिरर फार्मूला, लीनियर मैग्निफिकेशन, इन सब के बारे में मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूं। तो आप पहले उन लेक्चर्स को देख लीजिए, उसके बाद ही आप ये 5वें लेक्चर पे आइए। तो ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधे मैं अपने टॉपिक पे आता हूं। और इस टॉपिक को पढ़ाने के पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, हो सकता है आपको पता भी हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं कि डेंसर और रेयर मीडियम आपको पता होगा, लेकिन एक बार जान लीजिए कि डेंसर मीडियम क्या होता है और रेयर मीडियम क्या होता है। देखो बच्चों, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं जिसके थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए मैंने लिया यहां पे एयर, ठीक है, एयर है ये, और यहां मैंने ले लिया वाटर, ठीक है। अच्छा, अब जो एयर है इनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है ना, एयर में जो भी क्या बोलते हैं आपके गैस वगैरह के पार्टिकल होंगे, ठीक है ना, वो दूर दूर होंगे। और जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, जो वाटर के अणु होंगे, जो वाटर के कण होंगे, वो इसके अपेक्षा बहुत पास पास होंगे, यानी कि बहुत ही पास होंगे। ठीक है बच्चों, बहुत ही पास होंगे। तो बच्चों जिनके मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास हों, ठीक है ना, जिनके कण बहुत पास पास हों, उसे हम कहेंगे डेंसर। उसे क्या कहेंगे बताओ? डेंसर। और जिसके मॉलिक्यूल्स अपेक्षाकृत उसके रिस्पेक्ट में दूर दूर हो, उसे हम कहते हैं रेयर। ठीक है बच्चों, तो बताओ हमारा जो वाटर है वो डेंसर है, और वाटर की तुलना में अगर हम एयर की बात करें तो वो क्या है बताओ? रेयर है। ठीक है ना। हाँ, फिर मैं कहता हूं कि मैं वाटर को डेंसर कहा तो इसका ये मतलब नहीं है कि वाटर हमेशा ही डेंसर होगा। बात यह होगा कि किसके रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं। जब भी हम डेंसर और रेयर की बात करेंगे तो वहां हम 2 माध्यमों की तुलना करेंगे। ठीक है, कोई भी माध्यम अगर मान लीजिए मैंने लिया तो वह किसी की तुलना में रेयर भी हो सकता है और किसी की तुलना में डेंसर भी हो सकता है। हाँ, बात रहा एयर का या वैक्यूम का, क्योंकि एयर और वैक्यूम को हम लोग लगभग एक ही तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, अगर बात रहा एयर और वैक्यूम का, ठीक है, तो वो सभी के तुलना में जितने भी माध्यम होंगे, जितने भी मीडियम है, माध्यम का मतलब बच्चों मीडियम, जितने भी मीडियम है उनकी तुलना में रेयर ही माना जाता है। कौन कौन बताओ? एयर और वैक्यूम। लेकिन एयर और वैक्यूम के अलावा अगर मैं किसी और मीडियम की बात कर रहा हूं तो उसको देखकर सिर्फ ये कह देना कि ये रेयर है या ये डेंसर है, ये अच्छी बात नहीं है, ये पूरी तरह से सही बात नहीं है। क्योंकि रेयर और डेंसर होने के लिए हमारे पास 2 माध्यम होना चाहिए जिससे हम तुलना करके बताते हैं। ठीक है ना, तुलनात्मक, यानी कि दोनों का कंपेयर करके हम बताएंगे कि कौन रेयर है और कौन डेंसर। जैसे सपोज दैट मैं कहूं कि क्या बोलते हैं, मैं गोरा हूं, ठीक है ना, तो ये बात जो है बहुत सही नहीं है, क्योंकि मैं किसी की तुलना में गोरा भी हो सकता हूं और किसी की तुलना में काला भी हो सकता हूं। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इसी प्रकार से डेंसर मान लो मैं बोल दिया कि वाटर डेंसर है, तो वाटर किसी की तुलना में डेंसर भी हो सकता है और किसी की तुलना में रेयर भी हो सकता है। जैसे इसी के बगल में मैं एक और क्या बोलते हैं चीज लूं, जिसको मैं बोलूं ग्लास। ठीक है, तो इसके मॉलिक्यूल्स और पास पास होंगे, बहुत पास पास होंगे, ठीक है ना, बहुत पास पास होंगे। तो ये वाटर से भी डेंसर है, तो इसका मतलब जो डेंसर है इसकी तुलना में क्या हो गया? रेयर हो गया। तो इसका मतलब वाटर ग्लास की तुलना में क्या हो गया बताओ? वाटर जो है ग्लास की तुलना में रेयर हो गया, और एयर की तुलना में क्या हो गया बताओ? डेंसर हो गया। तो इसका मतलब
कोई भी माध्यम को हम ऐसे देखकर डेंसर या रेयर नहीं कह सकते। अगर डेंसर या रेयर की बात आती है तो आप सबसे पहले पूछोगे कि किस मीडियम से हमको तुलना करना है, किस मीडियम के साथ कंपेयर करके हमको डेंसर या रेयर बताना है। तो डेंसर और रेयर आपको बात समझ में आ गया होगा, यानी कि डेंसर और रेयर का कहीं ना कहीं संबंध घनत्व से है, यानी कि उनके डेंसिटी से है। जिसमें मॉलिक्यूल्स ज्यादा पास पास होंगे वो डेंसर होगा, और उसकी अपेक्षा जिसमें मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे वो रेयर होगा। तो पहले नंबर डेंसर और रेयर मीडियम की कॉन्सेप्ट हो गया। तो आइए हम बताते हैं आपको रिफ्रैक्शन की कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि रिफ्रैक्शन की कॉन्सेप्ट समझाने के लिए डेंसर और रेयर मीडियम की कॉन्सेप्ट बताना जरूरी था। ठीक है, अच्छा तो चलिए भैया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब आइए हम एक काम करते हैं, मैं दो मीडियम बनाता हूं। ठीक, दो मीडियम, ये मान लीजिए बच्चों केस फर्स्ट है और ये हमारा केस सेकंड है। दोनों केस से हम लोग रिफ्रैक्शन की जो कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे। ये हमारा मान लो एयर है, भाई मानना था तो कुछ मान लिया। ठीक है, ये मेरा एयर है और दूसरा मीडियम हमारा वाटर है। अच्छा, यानी कि फर्स्ट मीडियम हमारा जो फर्स्ट वो एयर है और सेकंड मीडियम हमारा क्या बताओ, वाटर। मान लीजिए ये जो मैंने लाइन खींचा इसके ऊपर क्या है बताओ, एयर, और इसके नीचे क्या है बताओ, वाटर। इसी प्रकार से केस सेकंड में मैं इसका उल्टा मान रहा हूं। मान लीजिए फर्स्ट मीडियम में आपका वाटर है और आपका सेकंड मीडियम में जो है वो एयर है। इसका मैं अपोजिट केस ले लिया। अब क्या करते हैं कि एक लाइट सोर्स से एक रेज हम इंसिडेंट कराते हैं। एक लाइट सोर्स लिया, मान लो बेटा यहां टॉर्च रखा है, ठीक है ना, यहां कोई सोर्स है, सोर्स, यहां से मैं एक लाइट इंसिडेंट कराया। इसको कौन सा रे बोलेंगे बताओ, इंसिडेंट रे। पहले भी बताया था मैं, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ठीक है, जहां पे आके यह सरफेस पे टकराया उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे बताओ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, मैं शॉर्ट में लिख दिया POI, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचिए। यह एक परपेंडिकुलर लाइन है जिसको कहेंगे हम लोग बच्चों क्या बताओ, नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल। अब हम आपको एक बात और बताए थे लाइट की प्रॉपर्टी में कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करती है। तो आपके अनुसार या हमारे भी अनुसार अभी तक जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो ये होगा कि लाइट अगर ये आ रहा था तो इसको जाना चाहिए था सीधा, सीधा जाना चाहिए था। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता है, यह अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा विचलित हो जाता है जब वह एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। यहां कौन सा मीडियम था बताओ, एयर, और यहां कौन सा मीडियम है, वाटर। तो वाटर जो है वो डेंसर है, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। तो उस टाइम पे क्या होगा, ये जो लाइट की रेज होगी, जो लाइट की रेज होगी वह इस नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगा। ठीक है ना, इस नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगा थोड़ा सा, यानी कि इस नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगा। कब, जब रेयर से कहां जाएगा बताओ, डेंसर में। हां, अगर यहां एयर है नीचे भी एयर होता, यानी मीडियम सेम होता, तब हमारा लाइट जिस पाथ से आ रहा था उसी पाथ से सीधा निकल जाता, यानी कि उसी स्ट्रेट पाथ से सीधा निकल जाता। यही घटना हमारा रिफ्रैक्शन है। बात समझा, रेयर से डेंसर जाने पर केस फर्स्ट क्या है बताओ, रेयर से डेंसर, रेयर से डेंसर जाने पर वह नॉर्मल की ओर बेंड हो जाता है। बेंड मतलब झुक जाता है। ठीक है, अच्छा, इसी प्रकार से अब यहां की बात करूं तो ये उल्टा केस है। ये कौन सा रे है बच्चों बताओ, IR, IR मतलब इंसिडेंट रे। ठीक है, ये पॉइंट जो है उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से मैंने एक खींचा, क्या बताओ, नॉर्मल। लाइट जा रहा था हमारा सीधा, लाइट को जाना चाहिए था सीधा। अरे भाई लाइट रिफ्लेक्ट तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे पॉलिश नहीं किया गया है, तो लाइट रिफ्लेक्ट तो होगा नहीं। ठीक है, तो लाइट 100% है कि इस मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगा, क्योंकि मीडियम दोनों क्या बताओ, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। अच्छा, अब क्या होगा कि इस वाले केस में यह नॉर्मल की ओर ना झुक के, यानी कि नॉर्मल की ओर बेंड ना होके, यह नॉर्मल से दूर, यानी कि अवे द नॉर्मल, ठीक है ना, नॉर्मल से दूर चला जाता है।
ठीक है बेटा, ये जो घटना है ये मेरा कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ये जो रेज है, रेज जो कि मतलब एक बार नॉर्मल की ओर यानी कि नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है और एक बार नॉर्मल से दूर यानी कि जो जिस पास से आ रही थी उससे नॉर्मल से दूर बेंड हुई है, इसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलते हैं बताओ? रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। जैसे हम जब यहां पे मिरर रखे थे, मिरर याद करो रिफ्लेक्शन वाली घटना में जब हम मिरर रखे थे तो जो लाइट टकरा कर वापस गया था यानी कि बाउंस बैक हुआ था उसे कहते थे रिफ्लेक्टेड रे। तो इसे क्या कहेंगे उसी प्रकार से? रिफ्रैक्टेड रे। बात समझ में आया? तो यह जो मेरा घटना है वो कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अच्छा अब क्या बोलोगे? मैं अगर इसको डेफिनेशन बोलूं, ठीक है ना, डेफिनेशन में क्या बोलोगे कि जब रे ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की किरण एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में प्रवेश करे, मतलब इंटर करे। अब बात मैं यहां ये नहीं कह रहा हूं कि रेयर से डेंसर में या डेंसर से रेयर में, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करे, इंटर करे, तो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल की ओर बेंड हो जाता है या नॉर्मल से दूर चला जाता है। यह जो फेनोमेना है यह कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बात समझ में आया? तो ये मेरा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है उसे बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। पहले भी बताया था मैं। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल है उसे बोलोगे आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी। ठीक है, तो ये मेरी पूरी की पूरी घटना थी। यानी कि रिफ्रैक्शन की केस में रिफ्रैक्शन की घटना में दो केस होगा। केस फर्स्ट होगा जब लाइट रेयर से डेंसर में जाए, केस सेकंड होगा जब डेंसर से कहां जाए बताओ? रेयर में जाए। एक बार क्या होगा, जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल की ओर, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। एक बार क्या होगा, नॉर्मल से दूर चला जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। और उसके पहले मैं सोचता हूं कि कुछ पॉइंट्स और भी इसके मैं बता दूं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तब तक आप इसको ठीक है ना चित्र बना लीजिए और डेफिनेशन आपको लिखा लिखाया मिल जाएगा। तो कोई दिक्कत है स्टूडेंट? ठीक है, जल्दी आप नोट कर लीजिए। स्टार पॉइंट्स। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है बच्चों? मेरा पहला पॉइंट ये है, फर्स्ट पॉइंट, कि रिफ्रैक्शन की घटना में जो रेज है, जो लाइट है, वो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका वेलोसिटी, वेवलेंथ ये चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं बताओ? चेंज हो जाते हैं। कौन कौन बताओ? वेलोसिटी और वेवलेंथ। हाँ, रेयर से डेंसर में जाने पर या डेंसर से रेयर में जाने पर बढ़ेगा, कब घटेगा ये बात की है, लेकिन इतना जानिए चेंज हो जाते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, लेकिन बच्चों जो फ्रीक्वेंसी होती है लाइट की, फ्रीक्वेंसी वो बच्चों कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट का मतलब नो चेंज, वह चेंज नहीं होता है। बात समझ में आया? अच्छा, अब बात आया कि सर अगर वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज हो जाता है तो कब बढ़ेगा और कब घटेगा? इसका मतलब कब वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा पहले की अपेक्षा या कब वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, रेयर से डेंसर में जाने पर या डेंसर से रेयर में जाने पर। तो बिल्कुल आप टेंशन ना लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं बच्चों। एक फार्मूला होता है V = n लैम्डा। क्या होता है बताओ? V = n लैम्डा। V का मतलब वेलोसिटी, ठीक है, n जो है बेटा यहां पे वो है फ्रीक्वेंसी और जो लैम्डा है वो है वेवलेंथ। अब चूंकि हमने कहा कि रिफ्रैक्शन की घटना में जो n होता है वो कांस्टेंट होता है,
तो इसका मतलब n कांस्टेंट है, तो जब कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट को हटाकर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा सकते हैं, क्योंकि v और लैम्डा हमको एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं। बोलो तो v इज, ठीक है ना, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बताओ, लैम्डा के, यानी कि वेलोसिटी और वेवलेंथ एक दूसरे की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कब, रिफ्रैक्शन की घटना में। क्यों, क्योंकि बेटा जो n है यानी जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट है। अब ये बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इतनी बेसिक बात तो आपको जरूर आना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो अगर आप कहते हैं तो मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से आपको बता दूंगा, लेकिन अब एक ही दिन हर चीजें नहीं बताया जा सकता है, ठीक है। तो v प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया बताओ, लैम्डा के। अब देखो बच्चों, इसका मतलब यह है कि अगर बेटा वेलोसिटी बढ़ेगा तो 100% है कि लैम्डा भी बताओ क्या होगा, बताओ बढ़ेगा। लैम्डा मतलब वेवलेंथ। और अगर वेलोसिटी घटेगा तो इसका मतलब वेवलेंथ भी बताओ क्या होगा, बताओ घटेगा। बात समझ में आया, यानी कि वेलोसिटी के बढ़ने पे वेवलेंथ बढ़ेगा और वेलोसिटी के घटने पे वेवलेंथ घटेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। यहां पे एक और चीज बता दूं, हो सकता है मैं नीचे लिखूं आए ना, तो मैं यही आपको बता दे रहा हूं यहीं पे। अब ये जान लीजिए, ठीक है ना, अगर बेटा हम रेयर से डेंसर जा रहे हैं, डेंसर, ठीक है, तो जो वेलोसिटी होती है वो घटती है। क्या बोला मैं, रेयर से कहां जाने पर बताओ, रेयर से कहां जाने पे भाई, थोड़ा समझना बातों को। रेयर से डेंसर में जाने पर वेलोसिटी घटती है और डेंसर से रेयर में जाने पर जो वेलोसिटी होती है वो बढ़ती है, ठीक है। तो ये इतनी पॉइंट्स कुछ इंपॉर्टेंट थे, उसको भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखेंगे, जैसे हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखे थे, उसमें दो नियम था, दो लॉ था, इसमें भी दो ही लॉ होगा, लेकिन जो सेकंड लॉ होगा इसका, ठीक है ना, वो उससे थोड़ा अलग होगा, लेकिन पहला लॉ उसी से मिलता जुलता होगा, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से आप इसे भी नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है ना। ये सब लिखा लिखाया जरूर नोट करते रहिए, ठीक है। ठीक है बेटा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो उसमें कितने लॉ थे, दो, इसमें भी कितने होंगे, दो। पहले एक बार चित्र देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दोनों लॉ समझा दे रहा हूं, और यहीं से आपको पहली बार सुनने के लिए मिलेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ठीक है। अच्छा लो भाई, मैंने क्या किया कि मैंने ऊपर मतलब, ठीक है ना, कोई एक मीडियम बना दिया, कोई बात नहीं, लो मैंने वाटर बना दिया, वाटर, बार बार एयर जरूरी नहीं है, वाटर ये फर्स्ट मीडियम है हमारा, और ये मेरा है सेकंड मीडियम ग्लास, ठीक है ना, ये है हमारा ग्लास। अब एक चीज जरूर ध्यान में रखिएगा कि जो वाटर है वो ग्लास की तुलना में, ग्लास के रिस्पेक्ट में रेयर है, या बोलूं मैं, जो ग्लास है वो वाटर की रिस्पेक्ट में डेंसर है, ठीक है। अच्छा, अब एक सोर्स ऑफ लाइट है यहां पे, सोर्स ऑफ लाइट, यहां से बेटा लाइट चला, इसको बोलेंगे आई आर। आई आर का मतलब हो गया इंसिडेंट रे, जहां पे आके टकराया उसे क्या बोलोगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। चलो भाई इसका नाम ओ दे देते हैं, ओ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को। अपन लोग यहां से क्या करेंगे कि इस सरफेस पर, ये इस सरफेस को बेटा क्या बोलेंगे बताओ, रिफ्रैक्टेड सरफेस, यानी कि ये क्या कर रहा है, वाटर को और ग्लास को अलग अलग कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या है, ये लाइट जा रहा था मतलब सीधा, भाई जाना चाहिए तो सीधा, क्योंकि लाइट का काम ही है कि वो हमेशा स्ट्रेट पाथ पर चलता है, उसका एक प्रॉपर्टी है ये। लेकिन क्या वो स्ट्रेट पाथ पर चलेगा, नहीं। इस समय क्या होगा, हाँ स्ट्रेट पाथ पर तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन थोड़ा सा अपने रास्ते से बेंड हो जाएगा, यानी कि मुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या, किधर मुड़ेगा, ये वाटर है और ये ग्लास, तो ग्लास जो है वो डेंसर है, तो जब डेंसर है तो इसका मतलब नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगा, ये नॉर्मल है हमारा, नॉर्मल। इस एंगल को बोलेंगे आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर। ये सब बातें बता चुका हूं, तो बार बार एक ही चीज रिपीट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ बोल रहा हूं तो एक बार तो जरूर नाम लूंगा, ठीक है ना। अच्छा, ये पूरी की पूरी मतलब मैंने चित्र बना दिया, ठीक है। यहां पे ये जो है रेयर है, रेयर, और ये जो है बताओ ये डेंसर है, डेंसर, ओके। अब पहला नियम क्या है इसका, फर्स्ट लॉ क्या है, यानी कि एल्फ,
L1 मतलब फर्स्ट लॉ, ठीक है। फर्स्ट लॉ बेटा वही है जो मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बताया था, उसी से मिलता जुलता है। फर्स्ट लॉ हमारा कहता है कि इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों जो रिफ्रैक्टेड सरफेस है उसके सेम पॉइंट पर यानी कि एक ही बिंदु पर होते हैं, और उस बिंदु को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यही बात उसमें भी बोला था मैं, लेकिन यहां जो मैं रिफ्रैक्टेड रे बोला हूं वहां पे मैं रिफ्लेक्टेड बोला था। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में थोड़ा भाई अंतर समझे होंगे आप, अभी तक तो समझ ही गए होंगे। तो ये पहला नियम हमारा यही है, ठीक है ना। अभी मैं उसका डेफिनेशन लिख के पूरा का पूरा, क्या आप थ्योरी लिख के आओगे वो मैं लिख के आपको दे दूंगा, आप टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। अच्छा, सेकंड लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड लॉ को बेटा यानी कि जो रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ है इसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है ना। कौन सा नियम कहते हैं बताओ? स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल्स लॉ इसी को कहते हैं, स्नेल लॉ भी कहते हैं। अब देखो ये स्नेल लॉ क्या है, यानी कि स्नेल चाचा का नियम भी बहुत लोग मतलब, ठीक है ना, इसे कहते हैं स्नेल चाचा के नियम प्यार से। तो स्नेल चाचा का नियम क्या है? स्नेल चाचा के नियम में ये जो आई है, आई यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसका ले लीजिए साइन। क्या ले लीजिए बताओ? साइन। यानी कि इस आई का यानी कि इस एंगल के साथ साइन लगा दिए। अरे भाई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो आप जानते होंगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है ना, तो उसके साथ साइन लगाइए, यानी कि साइन आई बाई साइन आर, साइन आर यानी कि एक बार आई के साथ साइन, एक बार आर के साथ साइन, ये दोनों एंगल हैं तो इनके साथ साइन लगा दो, ठीक है ना। इन दोनों का जो रेशियो होगा वो हमेशा बेटा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट होगा, यानी कि ये बदलेगा नहीं। आई का मान, आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान आप घटा दीजिए या बढ़ा दीजिए तो उसी के रिस्पेक्ट में आर का मान भी घटेगा और बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन आई और आर का मान किसी भी कंडीशन में अगर यहां पे रखोगे, ऊपर आई रखोगे नीचे आर रखोगे और यहां साइन आई की वैल्यू निकालोगे, मान लो साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2, उस पे मान लीजिए आर का मान है साइन क्या बोलते हैं 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2, तो जब सॉल्व करोगे जितना भी आएगा वही संख्या बार बार आएगा अगर आप आई और आर को बदल बदल के भी रखोगे। यहां पे यही बात होगा, यानी कि आई का मान बदलते रहिए, आर का मान उसी के साथ बदलेगा, इसके बाद इस फार्मूले में रखिए और सॉल्व करिए तो हमेशा कांस्टेंट आएगा। और इस कांस्टेंट को कहते हैं, इस कांस्टेंट को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, एम माने मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ द रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट मीडियम। यानी ये जो कांस्टेंट है उसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं इस घटना का। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? सेकेंड मीडियम का। किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में। अरे भाई जो ये रेज आ रहा था वो बताओ पहले मीडियम में बैंड हुआ है कि दूसरे मीडियम में? दूसरे मीडियम में, यानी रिफ्रैक्शन जो हुआ है वो दूसरे मीडियम में जब इंटर कर रहा था तब हुआ है। तो रिफ्रैक्शन जिस मीडियम में होता है, रिफ्रैक्शन जिस मीडियम में होता है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। तो चूंकि रिफ्रैक्शन सेकंड मीडियम में हो रहा है तो बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद द रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्या बात आपको इतना समझ में आया? अच्छा, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताता हूं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ फार्मूले। उस फार्मूले पर क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है तो आप उसको जरूर देखेंगे, लेकिन पहले इतना नोट करेंगे, ठीक है ना। नोट करिए। ठीक है बच्चों, मैंने लिखा इंपॉर्टेंट फार्मूले रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला लिख रहे हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, पहली बात देखो पढ़ेंगे कैसे। जैसे मान लो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से या कहीं कहीं बच्चों म्यू सिंबल से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं एन से और कहीं कहीं म्यू से। तो पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि कहीं अगर ऐसे लिखा है, पहले पढ़ने का तरीका देखो बेटा, पढ़ने का तरीका देखो। जैसे कहीं लिखा है मान लो
लो भाई, ऐसे आपको बता रहा हूं, जैसे मान लो कहीं लिखा है घोड़ा एन गधा, ठीक है, तो एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब देखो ये बेटा आपका फर्स्ट मीडियम हो गया, फर्स्ट मीडियम, और ये आपका सेकंड मीडियम की बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या लिखा है बताओ, गधा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में, यानी कि आपके लैंग्वेज में बोलूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गधा विद द रिस्पेक्ट ऑफ घोड़ा, ठीक है। तो ये बच्चों इसको पढ़ने का ये तरीका है। इसी प्रकार से अगर सपोज दैट मैं इस घोड़ा और गधा के जगह, ठीक है ना, ऐसा कुछ ले लूं, मान लो यहां पे लिख दिया मैं वाटर और यहां लिख दिया मैं जी, जी माने ग्लास, तो इसको क्या पढ़ोगे, देखो इसको बोलते हैं सेकंड मीडियम, इसको क्या बोलते हैं फर्स्ट मीडियम। तो इसको पढ़ोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद द रिस्पेक्ट ऑफ वाटर। ये पढ़ने का ठीक है तरीका है। तो पहली पॉइंट तो ये हो गया कि आप पढ़ोगे क्या है, ठीक है ना, पढ़ोगे क्या, मैं लिख दे रहा हूं, लो भाई WNG पहला पॉइंट, ठीक है ना, यानी कि इसको पढ़ोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with the respect of water। चलिए दूसरी बात करते हैं। अगर बेटा पहला जो मीडियम है, पहला जो मीडियम है, अगर वह वाटर के जगह एयर आ गया या वैक्यूम आ गया, क्या बोला, पहला जो मीडियम है जहां से लाइट आ रहा है, अगर वह वाटर न होके, ग्लास ना होके, डायमंड ना होके, मैं बोला एयर हो या वैक्यूम हो, पहला वाला एयर, एयर AN, और यहां कोई भी मीडियम हो, कोई भी मीडियम, देखो M लिख दिया, M माने एनी मीडियम, कोई भी मीडियम, लेकिन आगे क्या हो बताओ, एयर हो, तो उसको कहते बच्चों हम लोग उस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात समझ आया? यानी कि जब हम एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। जैसे कहीं लिखा है ANW, क्या लिखा, ANW, तो A आगे आ गया, एयर आगे आ गया और W बाद में है, तो इसका मतलब यह लिखा है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब यह वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। तो इसका मतलब एयर, हाँ एयर भी हो सकता है और वैक्यूम भी हो सकता है, दोनों की बात हम करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एयर और वैक्यूम को लगभग एक ही तरह ट्रीट करते हैं। तो ये दूसरी बात हो गया। तीसरी बात मान लो ऐसे लिखा 1 and 2, क्या लिखा है बताओ, एक मिनट बच्चों मैं थोड़ा पानी पी लूं। जैसे लिखा 1 and 2, 1 मतलब पहला मीडियम, 2 माने दूसरा मीडियम। तो ये बच्चों देखो किसके इक्वल होगा, आप ये तो जानते ही हो कि साइन आई बाई साइन आर के इक्वल होगा, स्नेल चाचा के नियम से, जो कि पीछे बताया, लेकिन इसको आप लिख सकते हो V1 बाई V2। V1 मतलब बेटा स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, ये लाइट की स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, यानी कि फर्स्ट मीडियम में जो लाइट की स्पीड है और जो सेकंड मीडियम में लाइट की स्पीड है, इन दोनों का आप अगर भाग दोगे तो यही 1 and 2 के इक्वल होगा। न्यूमेरिकल में लगाऊंगा और उस दौरान इन सब का यूज पड़ने वाला है, जान लेना, मैं बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल लगाऊंगा लास्ट में इस चैप्टर के। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की, अच्छा चलिए नेक्स्ट पॉइंट मैं यहां से बताता हूं, ठीक है ना, जगह की थोड़ी कमी है हमारे पास, ठीक है, मैं ये सोच रहा हूं कहीं ऐसा ना हो कि वीडियो में कट जाए चीजें, और हो सकता है कट भी गया हो, एक बार देख लेता हूं, ठीक है। चलिए गरीमत है, लेकिन गरीमत तो है, लेकिन हल्का सा ब्राइटनेस सही कर दो, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, कहीं 1 and 2 लिखा है बच्चों, तो इसको लिख सकता हूं 1/2n1। इसका मतलब इसको क्या पढ़ोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद द रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट मीडियम, तो उसको लिख सकते हो 1 अपॉन
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, देखो फर्स्ट इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम विद द रिस्पेक्ट ऑफ सेकंड मीडियम। बात समझ आया? इसको कहते हैं बेटा, ये जो हमारा मतलब फार्मूला निकलेगा वो निकलेगा रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का एक फिनोमेना होता है उससे निकला है, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और देख लो बच्चों, एक बात और समझिए, अगर कहीं लिखा हो ऐसे, देखो मान लो ऐसे कहीं लिखा हो मान लो WNG बताओ, पढ़ के बताओ क्या है, पढ़ के बताओ। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद द रिस्पेक्ट ऑफ वाटर। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ANG बटे ANW, यानी कि ग्लास का आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दो और वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दो, उन दोनों का डिवाइड कर दो। एब्सोल्यूट क्यों? क्योंकि आगे क्या आ गया AN, उन दोनों का डिवाइड कर दो तो ये इसके इक्वल होगा। इतनी बात समझ आया? तो ये जितने भी पॉइंट्स मैं बताया वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड, ठीक है। तो आज मैं आपको रिफ्रैक्शन क्या था, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या था, और उस लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया उससे रिलेटेड जो फार्मूले आए उसके बारे में बता दिया। अगर इनमें कोई भी डाउट्स आता है तो आप बिल्कुल कमेंट्स में फिर पूछें। अगर आप कमेंट्स में पूछते तो इसके लिए मैं एकदम स्पेशल वीडियो बता दूंगा जिसमें बहुत विस्तार पूर्वक लगभग घंटे 1.5 घंटे की वीडियो बना दूंगा पूरा रिफ्रैक्शन का, ठीक है ना। तो वो मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन चूंकि हमको चीजें जल्दी जल्दी पढ़ाना है, आपका एग्जाम करीब आ रहा है और इंपॉर्टेंट चीज बताते चलना है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में बताया। अभी भी हो सकता है कुछ बच्चों के भी लगे तो बहुत लॉन्ग है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी अभी भी शॉर्ट है, ठीक है ना। तो ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ गया होगा। जितने पॉइंट्स में लिखा उसको आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है ना, और देखने के बाद उसको नोट कर लीजिए। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना है। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे चलते चलते, नाम तो सुना ही होगा।